हेलो, दिस इज़ आवर सेकंड लेक्चर एंड ये होगा लंग वॉल्यूम लूप्स के बारे में। और हम बेसिकली लंग वॉल्यूम्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन दोबारा नहीं करेंगे। मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक हैं। हमारा इस टाइम पे कंसर्न पैथोलॉजिकल पैटर्न्स को डिस्कस करना है और ताकि हम बाद में इनकी मैनेजमेंट की तरफ जा सकें। जो फ्लो वॉल्यूम जो लंग वॉल्यूम्स होते हैं इनके बारे में एक बेसिक सा ग्राफ बनता है। ये भी हम स्पायरोमेट्रिक ग्राफ्स हैं। जो पहले ग्राफ्स देखे थे जो फ्लो वॉल्यूम लूप्स थे वो भी इंटरप्रिटेशन ग्राफिकल थी, ठीक है, लेकिन दैट वाज अबाउट अ ग्राफ बिटवीन फ्लो रेट एंड द वॉल्यूम। अब ये वाला जो हमारे पास ग्राफ आता है दैट इज द लंग वॉल्यूम्स ओवर टाइम, हम उसको ग्राफ कर रहे होते हैं। अभी जो लंग वॉल्यूम है नॉर्मली अगर एक पेशेंट का इंस्पिरेटरी पैटर्न हम देखें तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट इंस्पायर कर रहे हैं लाइक दिस। नॉर्मल आप रूम एयर पे बैठ के अभी आप इंस्पायर कर रहे हैं ये बात सुनते हुए, ये मैं बोल रहा हूँ, सो दिस इज द नॉर्मल इंस्पिरेशन। अगर हम पेशेंट को इसके ऊपर कहें कि वो मैक्सिमम इंस्पायर करे अप टू द अपर लिमिट ऑफ द लंग्स, तो हमारी स्पायरोमेट्रिक रीडिंग कुछ इस तरह की नज़र आएगी। फिर हम पेशेंट से कहें कि नाउ कॉन्स्टेंटली मैक्सिमम एक्सपायर भी कर लें, ठीक है, तो हमारी इस तरह का ग्राफ बनेगा एंड देन वी कैन कम बैक टू द नॉर्मल रीडिंग। अब इससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, ठीक है। अब अगर सबसे पहली चीज़ आप इसे देखें कि हमारा जो पॉइंट जीरो है वो ये नहीं है, दिस इज द पॉइंट जीरो। अगेन वही कॉन्सेप्ट है दैट देयर इज सम अमाउंट ऑफ एयर दैट विल ऑलवेज स्टे इन द लंग्स, दैट इज कॉल्ड एज द रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। यू कैन नेवर expire this air out of your lungs until you are alive, and secondly this is the amount of air which you cannot measure using a spirometric device, ठीक है। सो ये हो गया हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम जो हमेशा लंग्स के अंदर रहेगा। दैट इज सम बट वेरिएशन होती है इसमें, बट 1.2 to 1.5 लीटर तक रहता है। उसके बाद हमारे पास जो ये वाला वॉल्यूम है बिटवीन 2.2 to 2.7 दैट इज कॉल्ड एज द टाइडल वॉल्यूम, जिसको हम VT भी लिख देते हैं। टाइडल वॉल्यूम का मतलब है कि नॉर्मल नॉन स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट के अंदर एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पर्सन जो ब्रीदिंग कर रहा होता है उसको हम टाइडल वॉल्यूम कह देते हैं, एंड दैट इज समवट 0.5 लीटर्स तक होती है, ठीक है। अभी जो 0.5 लीटर है 2.2 से 2.7, अरे इनमें परेशान नहीं होना, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये मैंने जो फर्स्ट एड है उसकी रीडिंग्स लिखी हुई है। अब 0.5 लीटर ये होता है, 1.2 लीटर्स ये होता है, ठीक है। अब अगर मैं पेशेंट से कहूँ कि वो मैक्सिमम इंस्पायर करे तो हमारे लंग्स की नॉर्मली एक एवरेज अगर हम लंग की बात करें तो 6 लीटर उसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी या कैपेसिटी होती है। तो पेशेंट यहाँ पे दिस इज द वॉल्यूम जो वो इंस्पायर करेगा। नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग जब एक पेशेंट कंफर्टेबल एक्सपिरेशन कर चुका था उसके बाद मैंने उसे कहा कि आप दोबारा मैक्सिमम इंस्पायर करें। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट वी हैव इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ओके, आई एम सॉरी। अगर पेशेंट नॉर्मल ब्रीदिंग करते करते मैं उसको मैक्सिमम करे तो ये वाला जो है दिस इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर मैं इसमें टाइडल वॉल्यूम भी ऐड कर दूं, यानी कि इन दोनों को मैं जमा कर दूं, ऐड कर दूं, तो हमारे पास इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बन जाएगी। कैपेसिटीज़ और वॉल्यूम्स में फ़र्क यही होता है कि जो कैपेसिटीज़ होती हैं दे आर सम ऑफ 2 और मोर देन 2 वॉल्यूम्स। तो ये हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होगी। अब अगर मैं कहूँ एक पेशेंट ने यहाँ पे पेशेंट नॉर्मली एक्सपायर कर रहा था, मैंने कहा अब तुम मैक्सिमम एक्सपायर करो। सो फ्रॉम दिस पॉइंट टिल हियर इट इज़ कॉल्ड एज द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और अगर मैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम, दिस इज द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ये वाला जो है दिस इज द रेजिडुअल वॉल्यूम, अगर मैं इन दोनों को सम टोटल कर दूँ, सो दिस बिकम्स द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। आपकी नॉर्मल रेजिडुअल कैपेसिटी जो एक्चुअल रेजिडुअल कैपेसिटी वो यही है, लेकिन क्योंकि हम नॉर्मल रूटीन में बहुत ज़्यादा एक्सपायर नहीं करते, हम सिर्फ एक बेस लाइन तक एक्सपायर कर रहे होते हैं, तो ये भी हमारी रेजिडुअल कैपेसिटी में ही शामिल हो जाती है, ठीक है। सो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब अगर मैं कहूँ कि हमारे पास जो कितनी अमाउंट ऑफ एयर है जो हम मैक्सिमम अपने लंग्स के अंदर और बाहर एक्सचेंज कर सकते हैं, ये तो वो एयर है जिसको हम कभी छेड़ ही नहीं सकते, वो हमारे लंग से निकलेगी नहीं। ये वाली जो है यानी कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तीनों चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। ये वो एयर है जो हम एक्सचेंज कर सकते हैं, जो हमारे लंग्स के से बाहर जा सकती है और अंदर भी आ सकती है। और अगर मैं इन सारी चीज़ों को सम कर लूँ इंक्लूडिंग द रेजिडुअल वॉल्यूम, दैट बिकम्स द टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। और टोटल लंग कैपेसिटी हम स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते क्योंकि हम रेजिडुअल वॉल्यूम मेजर नहीं कर सकते, बट आई होप कि ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम इसी स्पायरोमेट्रिक ग्राफ को इस तरह से प्रेजेंट करें, यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं जो हमें पता होनी चाहिए। दैट इज फर्स्ट वन इज फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी, जिसके बारे में हमने बात कर नहीं, हमने फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी, आई एम सॉरी इट्स नॉट फंक्शनल, इट इज फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। हमने वाइटल कैपेसिटी की बात की थी, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। दूसरा हमारे पास होता है फोर्स्ड एक्सपिरेटरी
वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, उसके बारे में अभी बात करते हैं. सो दिस इज अ ग्राफ बिटवीन टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड वॉल्यूम ऑन वाई एक्सिस, राइट. अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर मैं एक पेशेंट को कहूँ कि वो स्पायरोमेट्रिक डिवाइस अपने लिप्स में होल्ड करे और मैक्सिमम इंस्पायर करने के बाद मैक्सिमम और रैपिड एक्सपायरेशन करे, तो ये एक कर्व हमारे पास आता है. अब पेशेंट की जो 1 सेकंड के अंदर, फर्स्ट 1 सेकंड के अंदर जो भी उसकी एक्सपिरेशन होती है उसको हम बोलते हैं FEV1, यानी कि फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड. ठीक है, दिस इज FEV1. मैंने कहा बहुत बड़ा बना दिया, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, लाइक इट लुक समथिंग लाइक दिस. ठीक है, जो मैक्सिमम ये पॉइंट है, द टॉलेस्ट पॉइंट ऑन द कर्व, दैट इज कॉल्ड एज द फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, FVC. ठीक है, अभी इंडिविजुअल वैल्यूज भी ऑल्दो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे लिए इनकी रेशियो ज़्यादा कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो हमें ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती है. ठीक है, अब अगर हम देखें कि नॉर्मली FEV1 और FVC की जो रेशियो होती है ना, दैट शुड बी मोर देन 80% और मोर देन 0.8. अब इसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं वो अभी हम उस ग्राफ के अंदर देख लेते हैं. सो दिस इज अ ग्राफ बिटवीन ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस. रिस्ट्रिक्टिव. अब ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस के अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम से. अगर हमने पिछला आपको लेक्चर याद हो वॉल्यूम फ्लो लूप्स में बात की थी कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस में आपके लंग्स हाइपर इन्फ्लेटेड है. सो एयर आपके लंग्स के अंदर है लेकिन बाहर नहीं आ पा रही. सो ऑब्वियसली दैट मेक्स सेंस कि रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, राइट. एंड अपोजिट इज ट्रू फॉर द रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस कि आपके जो लंग्स हैं वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड हैं, घुटन में हैं. ठीक है, तो उनके अंदर एयर एंटर ही नहीं कर पा रही, तो रेजिडुअल वॉल्यूम इसके अंदर डिक्रीज कर जाता है. जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है वो देखें, अगर रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है और मैं ये कह रहा हूँ कि पेशेंट एक्सपायर नहीं कर पा रहा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि पेशेंट डेफिनेटली अपने लंग्स को, जो एयर है वो लंग्स के अंदर ट्रैप हो रही है. तो आपकी जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है उसके अंदर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी इंक्रीज करेगी, बिकॉज द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस आपका जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है. ठीक है, ये इंक्रीज करे, ये इंक्रीज करे, तो डेफिनेटली वो भी इंक्रीज करेगी. रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के अंदर आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी डिक्रीज करती है. टोटल लंग कैपेसिटी अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स, तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के अंदर TLC भी इंक्रीज करेगी. और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस के अंदर बिकॉज मैंने अगर आपको वॉल्यूम फ्लो लूप्स याद हो तो बहुत छोटा सा लूप बनता है उसका, क्योंकि लेस वॉल्यूम एयर में एंटर कर रहा है, लेस वॉल्यूम लीव करेगा, तो आपका रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस के अंदर TLC भी रिड्यूस्ड होते हैं. अब FEV1 और FVC यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हम वापस उस कर्व के ऊपर चलेंगे. अब इसके ऊपर मैं सुपर इम्पोज 2 कर्व्स बनाऊंगा. सो द ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस. अगर हम यहाँ बात करें कि ये नॉर्मल ग्राफ था like this was FEV1, ये FEV1 है, एंड दिस वन इज FVC, ये आपका फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी है. अब अगर मैं इसके साथ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज का पैटर्न बनाऊं तो वो ग्राफ कुछ इस तरह का नजर आएगा, लाइक दिस एंड दिस. अब अगर आप इसमें देखें तो 1 सेकंड के अंदर जो आपका FEV1 है वो ये आ गया FEV1. इट हैज़ डिक्रीज्ड ड्रामेटिकली, ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज किया है. और फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी भी डिक्रीज की है, लाइक दैट हैज़ कम एट दिस पॉइंट. दिस इज द न्यू फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी. तो FEV1 बहुत ज़्यादा डिक्रीज करते हैं और फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी टू सम एक्सटेंट ये भी डिक्रीज करती है. ठीक है, मतलब नॉट एज कंपेरेबल टू जितना डिक्रीज FEV1 में. तो उसकी वजह क्या, जब मैं पेशेंट को कहता हूँ कि COPD के पेशेंट को कि वो तेज़ी से एक्सपायर करे, तो व्हेन एयर जो है वो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से बहुत तेज़ी से गुजरती है, वो कोलैप्स कर जाते हैं. तो इन 1 सेकंड जो अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर होनी थी वो रिड्यूस कर जाती है और फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड विल डिक्रीज ड्रामेटिकली इन अ पेशेंट विद COPD. ठीक है, सो इसी के अंदर अगर मैं आपको रिस्ट्रिक्टिव का पैटर्न बताऊं तो रिस्ट्रिक्टिव का पैटर्न कुछ इन दोनों के इंटरमीडिएट होता है, यानी कि उसमें ये पैटर्न कुछ ऐसा सा बनेगा, यानी कि उसमें FEV1 जो है वो ऑल्दो डिक्रीज की है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं की, वाइटल कैपेसिटी उसके अंदर डिक्रीज करती है. ठीक है, बिकॉज लेस एयर एंटर कर रही है, लेस लीव कर रही है, लेकिन इसमें वो वाला पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है कि 1 सेकंड फर्स्ट सेकंड ऑफ एक्सपिरेशन में बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली एयर एग्जिट डिक्रीज कर जाए. सो FEV1 डिक्रीज करती है उसमें और फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी भी डिक्रीज करती है. नाउ इन टर्म्स से हमें इतना ज़्यादा कुछ समझ आ नहीं रहा. सो मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है, अब FEV1 और FVC की जो रेशो है एक हेल्दी पर्सन में, इट शुड बी मोर देन 80%.
जो COPD के पेशेंट है इसमें देखें, अब इसका जो न्यूमरेटर है, जो ऊपर वाला फिगर है वो ज़्यादा कम है, नीचे वाला भी कम हो, लेकिन सिंस इट हैज़ डिक्रीज्ड मोर देन FVC, तो आपकी जो ये रेशो है ये लेस देन 0.8 या 0.7 हो जाती है, ठीक है। और अगर हम रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न से बात करें, सो इट कैन आइदर बी इक्वल टू 80% और समटाइम्स मोर देन 80%, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपका जो डिनोमिनेटर है वो डिक्रीज कर रहा है बट नॉट एज मच, नहीं, इसके अंदर आपका न्यूमरेटर कम डिक्रीज कर रहा है और डिनोमिनेटर की रेशो ऐसी बनती है कि कई दफ़ा तो ये नॉर्मल ही नज़र आता है 80% ही, और कई दफ़ा ये थोड़ा पैथोलॉजिकली इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये आपको ये पैटर्न याद रखना है। अब FEV1 और FVC रेशो से हमें एक चीज़ यहाँ पे इन्फर करनी है कि COPD में जब मैंने ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न का, तो यहाँ पे 3 डिजीजेज आती हैं। सबसे पहले हमारी है एम्फिसीमा, सेकंड नंबर पे हमारी डिजीज़ है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, और तीसरी हमारी जो डिजीज़ यहाँ पे है दैट इज़ एस्थमा। नाउ एस्थमा इज़ नॉट अ COPD बिकॉज इट इज़ नॉट क्रॉनिक, ये एक्यूट सेटिंग्स के अंदर आती है, एक्यूट एक्सासर्बेशंस आती हैं, तो इसलिए हम इसको COPD में अम्ब्रेला टर्म में क्लासीफाई नहीं कर पाते, बट इट इज़ एन ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ फॉर श्योर। अब हमने इसको डायग्नोस कैसे करना है, हाउ इज दिस थिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज। मैं इसको रिमूव करके आप एस्थमा वर्सेस ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेज लिखने लगा, ताकि उसके अंदर एक छोटा सा हम वो क्रिएट कर रहे हैं, उसको वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा। सो एस्थमा वर्सेस COPD, ऑल्दो एस्थमा भी हम क्लासीफाई ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस में ही करते हैं, लेकिन एस्थमा की पिक्चर थोड़ी सी वेरिएबल होती है। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जिसकी आपको FEV1/FVC रेशो लेस देन 80% मिल रही है, ठीक है। अब हमने देखना है कि वो एस्थमा है या COPD है, ठीक है। नाउ वी आर हम डाउटफुल है इस बारे में कि वो क्या है, तो हम यहाँ पे ब्रोंकोडाइलेटर टेस्ट करते हैं। हम एक शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देते हैं जिसको हम साबा कहते हैं। सो हम यहाँ पे साबा फॉर एग्जांपल एल्ब्यूट्रोल का स्टिमुलस देंगे पेशेंट को। अगर तो पेशेंट की FEV1 जो फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड है वो इम्प्रूव कर जाए बाय मोर देन 12%, यानी कि FEV1 मोर देन 12% इम्प्रूव कर गई बाय गिविंग द साबा, दैट इज एस्थमा। अगर आपकी जो FEV1 है वो लेस देन 12% इम्प्रूव कर पाई, सो दैट इज COPD, ठीक है। ये एक बहुत छोटा सा पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखें बात ये है कि आप जब ब्रोंकोडाइलेटर्स देते हैं तो आपके रेस्पिरेटरी पाथवेज खुलते हैं, ठीक है। एस्थमा में प्रॉब्लम ये होती है बिकॉज ऑफ सम एलर्जिक स्टिमुलस, मे बी सम पोलन, मे बी एनीथिंग, आपके रेस्पिरेटरी जो ब्रोंक्योल्स हैं वो कोलैप्स करते हैं, उनकी नैरोइंग हो जाती है। हम ब्रोंकोडाइलेटर्स देते हैं वो खुल जाते हैं, इसीलिए आपने बहुत सारे एस्थमा के पेशेंट्स देखे हैं वो इनहेलर यूज़ करते हैं। इनहेलर के अंदर हम साबास देते हैं, ठीक है, ताकि उनके ब्रोंकोडाइलेशन हो। तो अगर ब्रोंकोडाइलेटर चैलेंज के बाद 12% इंप्रूवमेंट आ गई तो इसका मतलब है कि वो एस्थमा था, और अगर नहीं इंप्रूवमेंट आई, कुछ हद तक तो इंप्रूवमेंट उनके अंदर भी आएगी। अगर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का पेशेंट है उसको ब्रोंकोडाइलेटर्स आपने दिए हैं तो कुछ FEV1 में इंप्रूवमेंट तो वहाँ भी आई, ठीक है, लेकिन वो 12% तक नहीं होगी। तो ये हमारा एक क्लिनिकल डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है कि वो एस्थमा वर्सेस COPD में हम कैसे करते हैं। अब एक और तरह का एस्थमा हमारे पास आता है कि हमें क्लिनिकल हिस्ट्री प्रॉपर मिल रही है, लेकिन जो आपकी जो FEV1/FVC रेशो है दैट इज इक्वल टू 0.8, ठीक है, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं आया आपके पास। यानी कि मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि कोई भी क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाने के लिए हमारे पास हिस्ट्री मौजूद है, यानी कि पेशेंट हमें बता रहा है कि हर स्प्रिंग के सीज़न में उसको कफिंग एपिसोड्स होते हैं, नाइट टाइम कफ हो रही है, वीजिंग्स है, आपको वीज मिल भी रही है, ठीक है, लेकिन आपको जब आपने स्पायरोमेट्रिक इन्वेस्टिगेशन की है तो आपको FEV1/FVC रेशो 0.8 पे मिल गई है। अब हमने इसको एस्थमा डायग्नोस कैसे करना है, उसके लिए हम प्रोवोकेशन टेस्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं मेथाकोलिन स्ट्रेस टेस्ट। अब ये जो मेथाकोलिन स्ट्रेस टेस्ट है इसका मतलब होता है कि इट इज़ अपोजिट ऑफ साबा, इट इज़ अपोजिट ऑफ ब्रोंकोडाइलेटर टेस्ट, ठीक है। ब्रोंकोडाइलेटर्स में हमने क्या किया था कि हम ब्रोंकोडाइलेटर देकर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स को थोड़ा सा ओपन कर रहे थे, वाइड कर रहे थे, यहाँ पे हम उनको नैरो करके देखते हैं, ठीक है। अब इसमें इट इज़ नॉट एस्थमा वर्सेस COPD, इट इज़ जस्ट एस्थमा टू बी डायग्नोस्ड। हाउ टू बी डायग्नोज एस्थमा, अगर एक पेशेंट के अंदर हिस्ट्री है लेकिन हमें उसकी जो स्पायरोमेट्रिक रेशियोज हैं वो ठीक नहीं मिल रही, वो नॉर्मल जैसी ही हैं, या हो सकता है पेशेंट का एक एक्यूट एपिसोड था वो गुजर गया, पेशेंट हमारे पास 2 हफ्ते बाद क्लिनिक पे प्रेजेंट किया और अब वो कह रहे हैं कि मुझे 2 हफ्ते पहले इस तरह का एक एपिसोड हुआ था
और अब वो बेसलाइन पे है एंड ही इज़ नॉट अ डायग्नोज्ड केस ऑफ एस्थमा, तो उसको एस्थमा कैसे डायग्नोज करना है, उसके लिए हम मेथाकोलिन स्ट्रेस टेस्ट करवाते हैं। अब मेथाकोलिन जो होता है, सॉरी, दैट इज़ अ कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक है, ये बीटा एगोनिस्ट के बिल्कुल अपोजिट काम करते हैं, ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देते हैं। अब अगर हमने एक पेशेंट को कोलिनर्जिक एगोनिस्ट यानी कि मेथाकोलिन स्ट्रेस टेस्ट दिया और पेशेंट का FEV1 रिड्यूस हो गया बाय 20%, लाइक इट कॉज द FEV1 टू डिक्रीज बाय 20%, तो इसका मतलब है दैट इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एस्थमा, ठीक है। सो दिस वाज मेथाकोलिन स्ट्रेस टेस्ट और दिस इज ऑल अबाउट द लंग वॉल्यूम्स एंड ऑब्स्ट्रक्टिव वर्सेस डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स। सो जो हमारा लास्ट सेशन है दैट इज अबाउट द DLCO, वो हम नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।